नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सरकार की नीतियों के खिलाफ खासकर शिक्षा में जिस तरीके की धांधली की शिकायतें लगातार आ रही हैं, तो अब यहाँ कांग्रेस का जो यूथ विंग है, छात्र विंग है, वो तो सड़कों पर है ही, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने व्यापक स्तर पर एक बड़ी रणनीति इसके खिलाफ बनाई है। और इसकी शुरुआत ऐसा नहीं कि अब समय लगेगा, बल्कि इसकी शुरुआत 17 जून से ही हो रही है। 4 बड़े शहरों में यहाँ पर बड़े प्रदर्शन होंगे कांग्रेस पार्टी के, जिसमें बड़े नेताओं के भी शामिल होने की योजना तैयार की गई है। कोटा, इलाहाबाद और पटना, दिल्ली, इन 4 शहरों में बड़े प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और ये सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनों की जो श्रृंखला है उसकी ये पहली कड़ी है। यानी यहाँ पर जो रोज अक्सर ये बात की जाती है कि कैसे क्या कुछ करना है, केवल ट्वीट करने से काम चलेगा, बैठक करने से काम चलेगा, मीटिंग करने से, सम्मेलन करने से, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए सड़कों पर ही उतरना एकमात्र विकल्प है। ये अब राजनीतिक पार्टियों को भी लग रहा है और बाकी जनता को तो लग ही रहा है। इसका क्या नतीजा होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, और जिस तरीके से सरकार पश्चिम बंगाल से लेकर और मध्य प्रदेश तक हर जगह वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग, एक तरीके से कहा जाए, वो करती दिखाई पड़ रही है, उसके इस दुरुपयोग में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं भी चाहे अनचाहे सहयोगी की भूमिका निभा रही हैं, उन स्थितियों में अब क्या यही एकमात्र विकल्प है? इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और आज जिस तरीके से ये कार्यक्रम की घोषणा की गई, पिछले दिनों जब अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी की, तो ये समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ एक व्यापक योजना कुछ तैयार की जाएगी और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। ये हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। अब ये जो तैयार की गई है प्रदर्शन की, अभी छात्रों के मुद्दों को लेकर बड़े शहरों में, चूंकि ये वो शहर चुने गए हैं पहले राउंड में जहाँ पर छात्रों का एक बड़ा वर्ग रहता है, ये बड़े सेंटर्स हैं जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र होते हैं। और वहाँ केवल पार्टी ही नहीं बल्कि उन छात्रों से भी और विद्यार्थियों से भी उसमें शामिल होने का आग्रह किया गया है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये सरकार के खिलाफ जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, उसको देखते हुए ये इस रणनीति को आप कैसे देखेंगे? देखिए मिश्रा जी, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल, यही एकमात्र विकल्प है, यही विकल्प है भाई। 2 विकल्प हैं जो राहुल गांधी ने अपने इंडिया गठबंधन को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर क्षेत्रीय दल समझते हैं कि चुनाव के माध्यम से, पीडीए बनाने से और जनता के संपर्क में रहने से चुनाव जीत जाएंगे, तो वो तो देखिए संभव नहीं है। हाँ। दूसरा विकल्प मात्र एक है कि आप जनता की जो समस्याएं हैं, और जनता की समस्याएं तो हैं, जनता परेशान तो है, हर वर्ग परेशान है, तो उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सड़क पे उतरिए। और ये सड़क पे उतरने, ये कहने से कि कार्यकर्ता उतरे और बड़े नेता घर में बैठे रहे, वो भी संभव नहीं है। तो बड़े नेताओं को उतरना पड़ेगा, जिससे छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये हिम्मत बंधे कि उनके बड़े नेता भी उनके साथ हैं और अगर परेशानी आई तो वो कम से कम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो अगर लाठीचार्ज होगा, पानी की बौछारें होंगी, तो भैया राहुल गांधी पे भी होंगी, कार्यकर्ताओं पे भी होंगी। और राहुल गांधी पे अगर एक पानी का वार हो गया, जैसे इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर किया था और कार्यकर्ताओं पे किया था, उसके बाद 24 घंटे के अंदर पूरे देश की फिजा बदल जाएगी। क्योंकि देखिए, ये लोग अपनी आदतों से बाज तो आएंगे नहीं। अच्छा, पहला सम्मेलन क्योंकि राजस्थान में है जहां डबल इंजन की सरकार है। फिर आपने ये भी देखा कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में अब तेलंगाना कोर्ट ने वो नोटिस भी वापस ले लिया। पूरा सर सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे सिस्टम को बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया गया है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस मजाक बने हुए सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो करना, रक्षा करना ही तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम है। हाँ। और जहां पे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा हो जी, जहां पे उस फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर जो आवेदन करता है उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसके अंदर कॉलम ही ना हो जिस चीज पे उनसे कहा गया कि आपको कोर्ट का नोटिस मिला है। अच्छा, वो नोटिस तो मिला है आपको एक गवाही देने के लिए, क्या ये बात सही है? आप आरोपी तो है नहीं भाई। उस लड़की ने जो आरोप लगाया था वो एक यूथ कांग्रेस के वर्कर पे लगाया था, इन पे मीनाक्षी नटराजन पे तो लगाया नहीं था। मीनाक्षी नटराजन से तो केवल एक पुष्टि कराई जा रही थी कि क्या आपको शिकायत मिली थी, क्या इस प्रकार की घटना हुई थी।
उस पे उनको दोषी बना देना और ये कह देना कि आपने अपने क्रिमिनल चार्ज के विवरण नहीं दिया चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बारे में आपको पता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक पूर्व जज रहे हैं वो उनके रिप्रेजेंटेशन में गए, उन्होंने किस प्रकार से कराया। अब बताइए, जब तेलंगाना कोर्ट ये योग्य नहीं समझता, वो नोटिस को विड्रॉ कर लेता है, इसके बाद इसकी स्थिति क्या होगी? तो ये देखिए, अब ये जनता की समस्या तो है, परेशानी तो है, लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है, संविधान की हत्या भी हो रही है, पेपर लीक भी हो रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। अब आप बताइए, आज के तारीख में $85 पर बैरल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस है। जब आपने दाम बढ़ाया था पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी का, उस समय दाम था $120, $35 दाम घट गया ना। अगर $35 दाम घट गया तो हम उपभोक्ताओं का ये अधिकार नहीं है क्या कि जो आपने ₹12 पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए उन्हें कम से कम ₹4 ₹5 नीचे कर दें? क्या आपने जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा के जो छोटा वर्कर है जो कि डोसा बनाता है, इडली बनाता है, नूडल्स बनाता है, इस तरह की चीजें बनाता है, उसके भार को थोड़ा कम कर दें? लेकिन एक बार आपने दाम बढ़ा दिए तो दाम बढ़ा दिए, अब तो दाम बढ़े रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही विकल्प था विपक्ष के पास, राहुल गांधी को बात समझ में आ गई, इसीलिए उन्होंने विरोधियों, बाकी अपने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि भाई मैं कोई पागल थोड़ी हूं आपसे लड़ूं। भाई आप बताइए, जब हमको पता है कि हमारा जिससे हमें लड़ाई लड़नी है कौन है और हमारी तरफ कौन है, अभी फिलहाल कौन चला जाए इसका नहीं पता, लेकिन ये बात तो आपको क्लियर करनी होगी ना, आप इस पाले में हैं या आप उस पाले में हैं। तो अगर मैं युद्ध कर रहा हूं, यूथ कांग्रेस और एनसीआई युद्ध कर रही है, वो मार खा रही है, पिट रही है, भाई यही तो कहा जाता है मित्रता की मिसाल क्या होती है। मान लीजिए हम और आप मित्र हैं और आपके ऊपर कोई वार करता है तो मेरा कर्तव्य है ना आपको बचाने का। ये तो है नहीं कि एक मित्र पिट रहा है तो दूसरा देख रहा है, दूसरा पिट रहा है तो पहला दिख रहा है, फिर मित्रता किस बात की हुई? इसका मतलब यह है कि कोटा के अंदर ये जो मीटिंग हो रही है, अभी तो ये कांग्रेस की कॉल है, इसमें राहुल गांधी और ये अपने खड़गे साहब और सारे बड़े बड़े नेता जाएंगे, सचिन पायलट वगैरह जाएंगे, लेकिन इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अखिलेश को भी जाना चाहिए, तेजस्वी को भी जाना चाहिए, बिल्कुल ये महाराष्ट्र के लोगों को भी आना चाहिए, गुजरात के नेताओं को भी आना चाहिए, मध्य प्रदेश के नेताओं को भी आना चाहिए और बड़े बड़े नेताओं का जमघट होना चाहिए, जिससे जनता को, और इसमें आह्वान केवल यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का नहीं होना चाहिए, सामान्य छात्रों का होना चाहिए। ये सामान्य छात्र आए क्योंकि वो आज की तारीख में समस्याग्रस्त हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है जो कांग्रेस ने डिमांड की है, ये जो एप्लीकेशन फीस के नाम पे 2-2 हजार रुपए ले लेते हैं आप, अब बताइए कितने लाख कैंडिडेट, फिर 2,000 रुपए की फीस, अरबों करोड़ों रुपए तो आप इकट्ठा कर लेते हैं। अरे वो बेचारा छात्र जो मेहनत कर रहा है, जिसके पेपर लीक होते हैं, जिसके माँ बाप को इतना पैसा नहीं है, निःशुल्क फॉर्म तो दे दीजिए, निःशुल्क तो एग्जाम उनका कंडक्ट करा दीजिए। जी बिल्कुल, पहले मिलता ही था, पहले तमाम फॉर्म जो थे प्रतियोगी परीक्षाओं के वो निःशुल्क ही होते थे। लेकिन ये एक वास्तव में ये आयोग जो बने हुए हैं उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है, ये बिल्कुल सही बात है। इस पर तो काफ़ी स्टोरी रिपोर्ट्स वगैरह हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्वामी जी जो राहुल गांधी के भाषण की है, ये जो उन्होंने कहा कि आपको लग रहा है कि आप सिस्टम से लड़ लेंगे, तो आप पहले तो ये समझिए कि आप सिस्टम से लड़ ही नहीं रहे हैं, कोई सिस्टम रह ही नहीं गया है। आप जिससे लड़ रहे हैं उसके लिए सिस्टम, उसके लिए संविधान, उसके लिए डेमोक्रेसी, इनका कोई मायने नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब आपको न समझ में आ रहा हो तो आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, मीनाक्षी नटराजन के मामले को देख लीजिए, उसके पहले आप हरियाणा और महाराष्ट्र में देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये भी कहा है कि इसमें जो न्याय व्यवस्था है वो भी कहीं न कहीं जाने अनजाने उसमें सहयोगी बनी हुई है। ये इस काफ़ी वो है, गंभीर मामला है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदालत का, पहले जब हम युवा थे तो हम ये सुना करते थे जी, जनहित से ऊपर कुछ नहीं है, जनहित सबसे ऊपर है। भाई देखिए, अगर मैं तो कहता हूं, अगर मैं कुर्सी में बैठा हूं और कानून भी टूट रहा है, मान लीजिए बाद में मुझे दंड मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जहां जनहित का मामला हो, जहां आप देख रहे हैं गरीब आदमी पे अन्याय हो रहा है, मान लीजिए पहले ये कानून था किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और आप जानते हैं कि अगर इसको हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे इसकी जान बच सकती है, और पहले ये कहा जाता था, अब तो शायद कानून बदल गया है, कि अगर आपको पहले आप पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आप उसको ले जाएंगे, जब हॉस्पिटल ले जाएंगे वहां जाके पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कैसे चोट लगी, कहाँ चोट, तब तक तो बेचारा मर जाएगा। तो चलिए कानून हम तोड़ रहे हैं, हम जानते हैं हम कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन जनहित में, मानव सेवा में
हम ये रिस्क ले रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि हमें एक जान बचानी है और जान बचा लेंगे तो हमको सुख मिलेगा कि हमने चलिए एक जान बचाई, चलिए कानून तोड़ दिया, जो दंड मिलेगा सो मिलेगा। लेकिन यहाँ तो इशू ये हो रहा है कि जनहित की अवहेलना हो रही है। हाँ। एक ऐसे नोटिस पे जिसकी कानूनी कोई महत्व नहीं है और जिसको 24 घंटे के बाद तेलंगाना कोर्ट वापस ले रहा है। अरे वो एक प्रकार की गवाही के लिए आपको बुलाया गया था भैया, वो कोई आपराधिक मुकदमा था ही नहीं। हाँ। आपराधिक मुकदमा नहीं था, उस पर आपने कर दिया और उसके बाद भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब मैं कहता हूं मान लीजिए हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाई कोर्ट जाइए रिट कीजिए, भाई मैं कहता हूं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 5 दिन के अंदर निर्णय दीजिए, रिजेक्ट कीजिए अगर आप समझते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, इसका माने पूरे विश्व के विधि जगत में यह होगा कि भारत का कानून कैसा है, क्या बनाना रिपब्लिक है जहां पे इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करते हुए अपने कैंडिडेट को जिता दें और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको हरा दे। अच्छा, सारे के सारे विधायक दिल्ली बैठे हुए जंतर मंतर में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका माने कांग्रेस के अंदर टूट नहीं थी। जब कांग्रेस के अंदर टूट नहीं थी तो आपने ये रास्ता अपनाया, तो अगले पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में अखिलेश यादव सोच रहे हो अगर, तो वहां भी उनके 200 कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा, फिर रोते रहना, सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कहेगा रिट पिटीशन लगाओ, रिट पिटीशन लगाओ, 5 साल चलेगी, तब तक योगी जी या मोदी जी के कोई बिठाए हुए मुख्यमंत्री फिर वहां बैठ जाएंगे जाके। तो भैया देखिए, आंदोलन के अलावा तो कोई विकल्प है नहीं, और इस आंदोलन में सबको हवन में अपनी हवन सामग्री का वो करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए और उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो संभव प्रयास हो करना चाहिए। बिल्कुल, ये करना ही होगा। और क्या आपने सही कहा कि इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं, आप जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं उसके लिए इन तमाम जो मूल्यों की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, वो कहीं रह नहीं गई है। अब मीनाक्षी नटराजन को आप वहाँ पर, यानी मीनाक्षी नटराजन जैसी नेता को आप राज्यसभा जाने से रोकने के लिए इस तरह के कदम उठा सकते हैं कि अब ये देखने में आ रहा है कि अब क्या कुछ हो सकता है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो हो रहा है, देखिए कल दिन भर वो 10 घंटे तक अभिषेक बनर्जी उसी सीआईडी के यहाँ बैठे रहे और वो उनसे पूछताछ होती रही, और रात में 2:30-3 बजे उनके यहाँ पहुँच जाती है कि अब आपके यहाँ हम छापेमारी करेंगे, और उसके अलावा फिर दूसरे कुणाल घोष को दे दी जाती है नोटिस। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कितनी जल्दी पड़ी है बीजेपी को कि वो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दे, और जो बचे हुए नेता हैं, खास तौर पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके खास लोग, उनको जेल में डाल दिया जाए। देखिए, किसको आप तोड़ें किसको नहीं तोड़ें वो इश्यू नहीं है, लेकिन ये बीजेपी तो कर नहीं रही है, ये तो अपने संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से करा रही है। अब आप कुणाल घोष हो गए, मदन मित्रा हो गए, अभिषेक बनर्जी के यहाँ जो रात को 3 बजे छापा पड़ा, वहां पे ताला तोड़ के आपने तलाशी ली, मिला कुछ नहीं। इसका मतलब ये जो कुणाल घोष हैं, ये जो मदन मित्रा हैं, इनके ऊपर आप दबाव डाल रहे हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी, तो भैया भारतीय जनता पार्टी करे, समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घुस गए, उन्होंने टीएम के लोगों को मार दिया, चलिए वो एक कानून व्यवस्था का काम है, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस को उसमें, और ईडी को और सीबीआई को और इन लोगों को यूज कर रहे हो भाई, ये कि तुम्हारे मातहत हैं क्या, ये सरकार के मातहत हैं क्या भाई, इनको तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि हम चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस बन गए हैं, हमारे अंदर अब लोकतंत्र की बात खत्म हो गई है, हम तानाशाही के अंदर कूद पड़े। तभी तो ये आवश्यक है जो राहुल गांधी ने कॉल दी है कोटा के अंदर, और मैं तो आह्वान करता हूं वहां के बच्चों का कि भाई आप चाहते हैं कि आपकी आवाजें सुनी जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कोटा बहुत बड़ा हब है। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत जो है भोपाल और कोटा से की थी, पहले भोपाल रहा 1.5 साल कोटा में रहा, तो कोटा मेरा परिचित शहर है, और वहां पे इतनी ज्यादा अगर कोचिंग का सेंटर है तो वो युवाओं को ये बात छोड़ के ये यूथ कांग्रेस या कांग्रेस का आंदोलन है, भैया ये तुम्हारा आंदोलन है, ये तुम्हारे हितों के लिए हो रहा है। और देखिए सरकार कैसे कान में वो डाले बैठी हुई है रुई, कोई उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान तो मध्य प्रदेश में टूर कर रहे हैं, अपना बस्ती ले रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक बेशर्म का खेल हो रहा है, और उसमें युवाओं का कर्तव्य बनता है कि एक टॉल लीडर आपके प्रदेश में आ रहा है, आपके शहर में आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कोटा में सबसे ज्यादा आत्महत्या बच्चे करती हैं, इतना ज्यादा अवसाद होता है, इतना ज्यादा उनका शोषण होता है कि वहां पे ये भूलते हुए कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, आपका आंदोलन नहीं है। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, बल्कि ये भी मैं कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को भी उसमें, जो ये अभिषेक दीपिके हैं, इनको भी वहां, अभिजीत दीपिके को भी वहां जाके वहां पे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई पैरेलल आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है, एक आंदोलन चलना चाहिए जिसके अंदर सबके हाथ सम्मिलित रूप से
इस जो शोषण हो रहा है हमारे देश के युवाओं का, उसमें सब लोगों को सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। अब ये जो बात आपने की सर कि जो एजेंसियां हैं ये उसमें बीजेपी नहीं करा रही है, एजेंसियां ये कर रही क्यों कर रही, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन एजेंसियों को सरकार के इशारे पर नाचने की इतनी बड़ी इनकी मजबूरी क्या है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि न्यूज़ क्लिक मामले में जब उनको उस पूरे मामले को निरस्त कर दिया, किस तरीके से फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कई बार देखा गया है राजनीतिक मामलों में, चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, सिसोदिया केजरीवाल का मामला हो, लगातार फटकार लगाई है, या फिर नेशनल हेराल्ड का मामला हो। बावजूद इसके इन एजेंसियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक इशारे पर काम करने को मजबूर है कि जिसके यहाँ कह दिया, बिना कुछ सोचे समझे आप गए, केस दर्ज कर दिया, छापेमारी कर दी, आप उसके बाद आपको मिल कुछ नहीं रहा है, फिर जब आप क्या उस कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में फिर फटकार सुनेंगे। क्या ऐसा क्या है, ऐसी क्या डर है, क्या मजबूरी है? नहीं, दोनों ही डर हैं भाई। एक तो फायदा है कि अगर मान लीजिए कहना मानते हैं, चाहे कोर्ट की डांट पड़ जाएगी, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, अच्छा ट्रांसफर हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद अच्छा पद मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे हाँ। तो इन्हीं लोगों का ईडी सीबीआई उठा के इन्हीं का कुछ कांड हो सकता है। तो भाई दोनों, एक लालच भी है और एक डर भी है। अब जैसे उन्होंने कहा महुआ मोइत्रा ने, महुआ मोइत्रा के 3 पीए हैं, तीनों की रेड हो गई जी। जब महुआ मोइत्रा ने फोन किया उनके अधिकारियों को, तो उनसे कहा कि साहब किस कानून के तहत आपने रेड की है। उन्होंने कहा मैडम आपको पता है, कोई कानून की बात मत करिए, हमने कर दी है। और हमने कर दी है, जो करना है कोर्ट में जाके कर लीजिए। कानून आप ढूंढते रहिए, हमने रेड मार दी, अब कानून आप ढूंढिए जी। अब दहशत फैल गई गांव भर में कि साहब वो महुआ मोइत्रा के पीए पे वो हो गया, पुलिस आगे बैठी हुई है। अब लोग डरने लगेंगे। अच्छा, डर से उनका काम चल जाएगा, या तो निष्क्रिय हो जाएंगे या वो खुल के महुआ मोइत्रा का काम नहीं करेंगे। तो जैसे पहले हम लोग धमकी दिया करते थे ना, एक चुनौती दिया करते थे, यार किस कानून के तहत तुम हम पे कार्रवाई करोगे। भाई आज हम क्या कहेंगे, वो कहेगा भाड़ में गया तुम्हारा कानून, अभी हमारे पास अधिकार है 2 साल के लिए अंदर कर देते हैं कानून, 2 साल के बाद देखा जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं राहुल गांधी कि हमको, आपको लग रहा होगा कि आप सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो आप सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं, ये आप ऐसे लोगों से, सिस्टम में बैठे हुए ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिनके लिए सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, कानून और संविधान का कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक परंपराओं का मतलब नहीं है, संवैधानिक मूल्यों का मतलब नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों का मतलब नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि संवैधानिक संस्थाओं का भी उनके लिए कोई मतलब नहीं है। और वो चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से कर रही हैं। तो अब वही है कि अब एक ही रास्ता है कि आप सड़कों पर उतरिए, लेकिन सड़कों पर उतरने के लिए अगर राजनीतिक दल के रूप में विपक्ष की दूसरी पार्टियों को भी रहना है तो फिर उसमें एक साथ ही उतरना होगा। ये भी सही है, क्योंकि अब तृणमूल को, अभी एक मैं अखिलेश यादव का एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर यूपी में बीजेपी जीत गई और हम लोग हार गए तो फिर ये देश का आखिरी चुनाव होगा। इसका मतलब अभी आखिरी चुनाव का इंतजार है लोगों को। अरे अखिलेश जी, आप चुनाव हार जाएंगे, वही कह रहा हूं, क्या अभी भी जी। आप अगर ये आशा कर रहे हैं, आप इसका माने बहुत ज्यादा हवा में रहते हैं। आपको अभी वास्तविकता की वो नहीं हुआ है जो तब वहां पे हुआ, बंगाल के अंदर हुआ, बिहार के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, और उसके आगे का भी लिख के रख लीजिए अखिलेश जी। बड़ा सम्मान करता हूं आपका कि आपके 100 लोग जीतेंगे, उसमें 60 लोग छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद जैसे अभिषेक क्या हो रहा है, आपके घर भी रेंट पड़ेगी। नहीं तो कोई नई बात हो, कोई नई बात नहीं है सर, कोई नई बात नहीं है। 2017 में जब बीजेपी जीत के आई थी, कितने एमएलसी इस्तीफा दे के चले गए बीजेपी में, और उसके बाद राज्यसभा के कितने लोग, राज्यसभा के चुनाव में आपके कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, फिर 22 में। तो ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है। आज उनकी पार्टी के विधायक, इसी विधानसभा में जीते हुए उनकी पार्टी के विधायक बीजेपी में चले गए और वहां मंत्री बने हुए हैं। तो इसके बावजूद अगर लग रहा है, और इतना बड़ा उदाहरण जब पश्चिम बंगाल में देखकर नहीं लग रहा है, लेकिन लगता है इस तरीके से कि समझ में लोगों के आएगा। और एक चाहे वो देखा देखी सही, लेकिन कांग्रेस की देखा देखी सड़कों पर उतरेंगे ही, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। नहीं, वही है। देखिए अखिलेश यादव अभी तो चलिए, वो लोग टेस्ट कर रहे थे, वो पैरामीटर टेस्ट कर रहे थे। वो जानते थे बंगाल के अंदर टीएमसी बहुत स्ट्रांग है जी, और ये भी बात सही है कि वो अगर सही चुनाव होता तो वो जीत सकते नहीं थे।
ये बात सही है कि उन्होंने 27 लाख वोट हटा दिए, 7 लाख वोट ऐड कर दिए, वो सब करने के बावजूद वो नहीं जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने जीत दिया। उन्होंने सारी साइकोलॉजिकल वॉर की, काउंटिंग के अंदर किया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस लगाई। यही उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। तो अगर ये गलतफहमी अखिलेश यादव को है कि उनके पास 1% चांस भी जीतने का है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहे हैं। अच्छा, ये भी सही है कि अगर आप राहुल गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें नहीं जाएंगे, फिर आप कैसे अपेक्षा रखेंगे कि राहुल आपकी लड़ाई पे आए? भाई, जब बिहार के अंदर राहुल गांधी SIR के खिलाफ लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव तो उसमें शामिल नहीं हो रहे थे। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, तो ममता बनर्जी नहीं शामिल हो रही थी। आज के तारीख में समझ में आ गया ना। तो अखिलेश यादव को भी, अगर इंजीनियर है, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, अगर इतनी समझदारी छोटी है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। भाई, वो नीतीश कुमार के बेटे की तरह तो है नहीं, निशांत कुमार की तरह, जिनके इतने सारे बैक्स आ गए कि वो इंजीनियरिंग पास नहीं कर पाए और 12th पास हैं। अभी तक हम लोग सोचा करते थे कि नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं, उनके बेटे भी इंजीनियर हैं, लेकिन अब ये सूत्रों से पता चल रहा है, ये सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि वो इतने ज्यादा बैक आ गए थे कि इंजीनियरिंग छोड़ दी थी। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो अगर भाई आपने इंजीनियरिंग पास की है, विदेश में जाके की है, सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो इतनी बुद्धिमत्ता तो अखिलेश यादव आप में होनी चाहिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। इसके बावजूद अगर आप संघर्ष में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसका देखिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, जो इस संघर्ष में शामिल है वही विपक्ष में है, जो इस संघर्ष में शामिल नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, चाहे कोई। तो फिर क्या लगता है आपको, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो जिस तरीके से कांग्रेस से निकली पार्टियों के कांग्रेस में मर्जर की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये पार्टियां हैं RJD और समाजवादी पार्टी, जो जनता इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। क्या अब इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, या फिर अभी जब बैठक हुई थी, हो सकता है जब 2 महीने बाद एक बार फिर बैठक हो तब इसको लेकर कोई बड़ी रणनीति बनाई जाए? अभी ये पार्टियां कांग्रेस के आंदोलन से अपने को अलग क्यों दिखा रही? क्योंकि ये तो मामला छात्रों का मामला है, इसमें तो ये वैसे भी आ सकते हैं, और या तो चलिए आप साथ में नहीं आ रहे हैं, अपने अपने राज्यों में आप अलग से ही उसको आंदोलन करिए। तो ये इनकी जो दूरी है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, वही अहम है, क्योंकि जानते हैं कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है और इन क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक है वो एक ही है। अच्छा, बार्गेनिंग वो करना चाहते हैं कि जब 2027 का चुनाव हो विधानसभा का, तो कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं, तो वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये बात सही है कि पास रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है, 2024 के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने और सपा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दलित वोट तो नहीं देता समाजवादी पार्टी को। और मानी बात है कि बहुत सारी ब्राह्मण और जो सवर्ण है वो भी वोट नहीं देते अखिलेश यादव को। भाई, उनका वोट बैंक तो MY का माना जाता है। तो लेकिन राहुल गांधी की वजह से दलितों ने बड़ी संख्या में आके इस गठबंधन को वोट दिया, उसी की वजह से इतनी सीटें आई। लेकिन वो एक साइकोलॉजी में फंसते रहो, भैया सब मारे जाओगे, एक एक करके सब मारे जाओगे। तो भैया सीधी सी बात है, या तो एकत्रित हो जाओ, वरना ये अखिलेश यादव की वही हालत होगी जो बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव की और बंगाल के अंदर हुई है। और ये भी अब खबरें उठनी शुरू हो गई हैं, समाजवादी पार्टी को तोड़ने की भी बात शुरू हो गई है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ने की बात हो गई है। तो हो सकता है 2029 के पहले उनके पास 450 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएं। अगर नहीं लड़ोगे, इसका माने तुम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट। ये बिल्कुल सही बात है। जो और सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी के भाषण की है वो ये है कि आप सिस्टम से नहीं लड़ रहे हो, आप जिससे लड़ रहे हो, ज़रा सा आपको ये सोचना होगा कि आपके सामने लड़ाई में है कौन। जब सिस्टम से आप लड़ते थे तो सिस्टम से लड़के आपने सरकारों को बदला भी, और सरकार में आप आए भी, आपने अपनी पार्टी को भी मजबूत किया। लेकिन आप वो भूल जाइए कि आप उस सिस्टम से लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल न्यू इंडिया, अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो ये न्यू इंडिया है, न्यू इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पर ये न्यू सिस्टम है, और कहा जाए तो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और न्यू सुप्रीम कोर्ट भी है, न्यू जुडिशरी भी है, बिल्कुल इसी तरीके से कहा जाएगा। तो आप जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं वो सिस्टम पहले की तरह का नहीं है, तो आपको फिर लड़ने के लिए उसी तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि जब तक साथ में आकर और सड़कों पर उतरकर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक कोई फर्क
पड़ेगा नहीं, और उसके बाद फिर एक एक करके इसी तरीके से होता रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कि 450 सीट तो 2029 के पहले यूं ही ले लेंगे, जब पार्टियों को तोड़ फोड़ कर वो अब सांसदों को अपने यहाँ विलय करवाते रहेंगे, और वहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए, मान्यता देने के लिए स्पीकर साहब बैठे ही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल में आनंद फानंद में मिल गई मान्यता, क्योंकि नियम, कानून, संविधान, ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से तय हो रही हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये बात क्या जो राहुल गांधी ने कही है, वो गठबंधन के सभी दलों के नेताओं को ये समझ में आती है, समझ गए हैं या नहीं समझ गए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।